सही है। बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और तुम ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था कल? बोलो जल्दी बता दो, जल्दी। अशोक का धार्मिक धर्म के बारे में बताया था, क्यों? धार्मिक जीवन के बारे में बताया था, क्यों? अच्छा बताओ, अशोक को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? निग्रोध ने दी थी। किसने दी थी? निग्रोध कौन था उसका? भतीजा था। क्यों? भाई सुसीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुसीम का पुत्र था निग्रोध। क्यों? फिर उसके बाद निग्रोध के बाद और शिक्षा किसने दी थी बौद्ध धर्म की? उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। उपगुप्त के बाद सबसे अंत में किसने दी थी? तो मोगली पुत्र। क्यों? इसके संपर्क में आने के बाद अशोक पूर्णतया बौद्ध बन गया। क्यों? यही तो बताया था। अच्छा बताओ, बौद्ध धर्म मानने से पहले अशोक कौन सा धर्म का अनुयायी था? कौन सा धर्म मानता था? हाँ, अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म का? यानी कि शैव धर्म को मानता था बौद्ध धर्म को मानने से पहले। क्यों? यही तो बताया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ, अशोक कितने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा? 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। जो बिंदुसार था, बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? सुसीम को। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? ठीक है, यानी कि सुसीम और अशोक दोनों गए थे। पहला सुसीम ने, दूसरा अशोक ने दबाया था। क्यों? अब उसके बाद अगला हेडिंग डाल दो तुम, अशोक के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, डाल हेडिंग अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। धार्मिक जीवन बता ही दिया उसका। क्यों? अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो अशोक था, अशोक अगर पूछा जाए अशोक कौन सी भाषा जानता था, तो देखो जो अशोक था, अशोक प्राकृत भाषा जानता था। कौन सी भाषा जानता था? प्राकृत। लिखना कुछ नहीं है, लिखवा मैं दूंगा। अशोक कौन सी भाषा जानता था? प्राकृत भाषा जानता था। और पूछा जाएगा अशोक ने ये प्राकृत भाषा किससे सीखी थी, तो अशोक ने प्राकृत भाषा ईरान का एक शासक था। ईरान का शासक था जिसका नाम क्या था? ईरान का शासक था जिसका नाम था डेरियस थर्ड। क्या नाम था? डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड। तो इस डेरियस थर्ड से अशोक ने कौन सी भाषा सीखी थी? प्राकृत भाषा सीखी थी। कौन सी भाषा सीखी थी? प्राकृत भाषा सीखी। तो पेपर में आएगा अशोक कौन सी भाषा जानता था, तो प्राकृत। प्राकृत भाषा किससे सीखी अशोक ने? तो ईरान का एक शासक था जिसका नाम क्या था? डेरियस थर्ड। यानी कि अशोक ने ये जो भाषा प्राकृत थी वो किससे सीखी थी? डेरियस थर्ड से। तो देखो पहले हेडिंग डाल दो, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। अशोक प्राकृत भाषा जानता था। अशोक प्राकृत भाषा जानता था। प्राकृत भाषा जानता था। हेलो, हाँ, आगे क्या प्राकृत भाषा जानता था। बेटा लिखा क्या लिखा? अशोक प्राकृत भाषा जानता था। जो इसने ईरान के शासक
जो इसने ईरान के शासक डेरियस थर्ड से सीखी थी, जो इसने ईरान के शासक डेरियस थर्ड से सीखी थी। डेरियस सामने लिखा है देखो, डेरियस थर्ड से सीखी थी, डेरियस थर्ड से सीखी थी। डेरियस थर्ड से सीखी थी। अब देखो ध्यान दोगे इधर, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किन किन भाषाओं में मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है देखो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी। अशोक के सबसे अधिक जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। किसमें मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। सर्वाधिक अभिलेख कौन सी भाषा में मिले हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद इसने अपने अभिलेखों में ग्रीक लिपि का प्रयोग किया है। कौन सी लिपि का? ग्रीक के बाद अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया है, और उसके बाद खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया है। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं। कितनी लिपियों में? 4। ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी। सबसे अधिक अभिलेख जो मिले हैं वो कौन सी लिपि में मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। वहीं से लिखना स्टार्ट करो। देखो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिले हैं। अरमाइक लिपि में मिले हैं तथा सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। लिख लिया? अगले ध्यान को देखो, ये जो अशोक है, अब पूछा जाएगा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा किसने? सर्वप्रथम किसने खोजा? तो सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेखों को खोजा था तो वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पाद्रोही फैनथेलर। इस व्यक्ति ने 1750 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था पाद्रोही फैनथेलर, और इसने 1750 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। अब बात आती है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिल गई है, तभी तो मौर्य वंश के बारे में इतनी सारी जानकारियां। अशोक के 13वां शिलालेख में बताया गया उसने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो ये सब पढ़ लिया गया, नहीं पढ़ लिया गया? तो पूछा जाएगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? पढ़ने में सफल कौन रहा? तो पढ़ने में सफल रहा था एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। इस व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा। अगर खोजने की बात आए तो खोजा किसने? पाद्रोही फैनथेलर ने। पढ़े सबसे पहले किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। लिखो, नई लाइन से लिखना। देखो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में
पाद्रोही फैनथेलर के द्वारा की गई थी। सामने नाम लिखा है, देख लेना। पाद्रोही फैनथेलर के द्वारा की गई थी। पाद्रोही फैनथेलर के द्वारा की गई थी। तथा अशोक के अभिलेखों को पाद्रोही फैनथेलर के द्वारा की गई थी। देख लो डेट 1750 की लिखी सर सामने, पता नहीं ध्यान कहाँ है तुम्हारा। 1750 में की गई थी, लिख लिया। तथा पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, तथा पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, ऐसे लिख लो यहीं पे अभिलेख। पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। देख लिया। अब देखो जो अशोक के अभिलेख खोजे गए हैं वो टोटल पूछा जाए कितने खोजे गए हैं तो 43 मिले हैं। कितने मिले हैं? 43। अब देखो इन 43 में 14 तो है शिलालेख। 14 क्या है? शिलालेख। 14 शिलालेख हैं, 13 लघु शिलालेख हैं। 14 क्या है? तो 43 खोजे गए हैं जिनमें 14 क्या है? 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख हैं। 13 स्तंभ लेख हैं। 13 क्या है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। 7 जो है वो लघु स्तंभ लेख हैं। 7 लघु स्तंभ लेख। स्तंभ लेख 7 लघु स्तंभ लेख हैं। ठीक है। तो देखो 14 शिलालेख, 13 स्तंभ लेख, 7 लघु स्तंभ लेख हैं। कौन से स्तंभ लेख हैं? लघु स्तंभ लेख। ठीक है। उसके बाद देखो 6 लघु स्तंभ लेख। ये क्या लिखा है? 7 क्या लिखा है? 7 स्तंभ लेख। 6 लघु स्तंभ लेख हैं। 6 कौन से हैं? लघु स्तंभ लेख। और 3 गुहा लेख हैं। 6 लघु स्तंभ लेख हैं। अरे ये स्तंभ लेख होंगे क्या? 7 लघु स्तंभ लेख हैं। सही है। 7 लघु स्तंभ लेख हैं और 6 जो है वो लघु शिलालेख। अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। देखो ये लघु, ये स्तंभ लेख होंगे, ये लघु शिलालेख होंगे। सॉरी, ये होंगे लघु शिलालेख। क्या होंगे? लघु शिलालेख। देखो 14 शिलालेख हैं, 13 लघु शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, 6 लघु स्तंभ लेख हैं। 6 लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख हैं। 3 क्या है? गुहा लेख। गुहा लेख देखो हो गए 43। 14 13 7 20, 20 और 14 34, 34 और 6 40 और 3 43। ये ऐसे करके देखो टोटल शिलालेख मिले हैं अशोक के। ठीक है। देखो 43 खोजे गए। टोटल कितने खोजे गए? 43। 43 में से शिलालेख कितने हैं? 14। लघु शिलालेख कितने हैं? 13। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। लघु स्तंभ लेख 6 और गुहा लेख कितने हैं? 3। अब ये देखो है क्या? शिलालेख का मतलब जानते हो? शिला माने होता पत्थर। बड़ा सा पत्थर होगा, उस पत्थर पे लेख को खोद दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शिलालेख कहलाएगा। ठीक है। अब लघु शिलालेख क्या होगा? लघु माने छोटा, शिला माने पत्थर, छोटे पत्थरों पे लिखा हुआ तो वो लघु शिलालेख कहलाएगा। ठीक है। स्तंभ लेख क्या होंगे? स्तंभ पिलर बोला जाता है अंग्रेजी में। जैसे इसमें भी बहुत सारे पिलर बने हुए हैं। जैसे ये बेड़ा है, खड़े पिलर होते हैं। ठीक है। तो खड़े पिलर बनाए गए और उन पिलर के चारों साइडों में लिखा गया तो वह स्तंभ लेख हो गए। ऊंचे पिलर थे। ठीक है। फिर छोटे पिलर थे, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा गया। गुहा लेख क्या होंगे? गुहा का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? यानी कि गुफा के अंदर दीवारों में लिखा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? गुहा लेख कहलाएगा। तो ये समझ आ गया? शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। क्यों? लेकिन सर क्या लिखा है? लिखा है क्या? आपको अभी बताऊंगा क्या लिखा है, पहले इतना तो पढ़ो। देखो बोले देखो किसने? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी।
अशोक के अब तक कुल 43 अभिलेख खोजे गए हैं। अशोक के अब तक कुल 43 अभिलेख खोजे गए हैं। 43 अभिलेख खोजे गए हैं। 43 अभिलेख खोजे गए हैं, जिनमें करने के बाद ये सब कॉमा लगा के लिख लो 6 तक, फिर कर देना और 3 गुहालेख हैं लास्ट में, जिनमें 14 शिलालेख, मैं बोल रहा हूं जिनमें 14 शिलालेख कॉमा 13 लघु शिलालेख, 13 लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कॉमा 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख, 6 लघु स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख हैं, और 3 गुहा लेख हैं, और 3 गुहा लेख हैं, 3 गुहा लेख हैं, लिख लिया? 3 गुहा लेख हैं। अब देखो कुछ पेपर में आते हैं जो मिले हैं कुछ क्षेत्रों से इसके शिलालेख, समझ गए? तो देखो सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो शिलालेख है वो कहां से मिला है, डालो हेडिंग ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। नंबर 1 ग्रीक एवं अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। तो ग्रीक और अरमाइक लिपि की अगर मैं बात करूं, अशोक के जो अभिलेख हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि के, ये पूछा जाएगा पेपर में कहां से मिले हैं, तो ग्रीक और अरमाइक लिपि के अफगानिस्तान से मिले हैं। कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं, और उनका नाम है सहर-ए-कुना कंधार अभिलेख। उसका नाम क्या है? सहर-ए-कुना कंधार अभिलेख। तो देखो इस लिपि के अभिलेख, इस लिपि के अभिलेख, लिपि के अभिलेख, इस लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं, अफगानिस्तान से मिले हैं, जिन्हें सहर-ए-कुना कंधार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इधर देख के लिखना, जिन्हें सहर-ए-कुना, सहर-ए-कुना कंधार अभिलेख, कंधार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, कंधार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। सामने लिखा है देखो, सहर-ए-कुना कंधार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। कंधार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अगला हेडिंग डालो खरोष्टी लिपि। अगर पूछे खरोष्टी लिपि के कहां से मिले हैं, खरोष्टी लिपि के, तो खरोष्टी लिपि के मिले हैं पाकिस्तान से। कहां से मिले हैं? पाकिस्तान से। इस लिपि के देखो, इस लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि हेडिंग डालो और लिखो डैश करके, इस लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं, इस लिपि के अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं, जो सहवाजगढ़ी और मनसेहारा में स्थित हैं। सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी और मनसेहारा में स्थित हैं, में स्थित हैं। सहवाजगढ़ी और मनसेहारा में स्थित हैं। पाकिस्तान के 2 स्थान हैं, एक सहवाजगढ़ी और एक मनसेहारा। इन दोनों से मिले हैं ये खरोष्टी लिपि वाले अभिलेख। पेपर में आएगा ऐसे ही कि अशोक के खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहां से मिले हैं, तो सहवाजगढ़ी और मनसेहारा से, सहवाजगढ़ी और मनसेहारा से मिले हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालो तुम, खरोष्टी लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का बता दूंगा, ठीक है।
अगला हेडिंग डालो तुम, प्रयागराज स्तंभ लेख। प्रयागराज स्तंभ लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है। अब देखो पहले समझो, प्रयागराज इलाहाबाद में तो बोला जाता है। देखो ये जो प्रयागराज स्तंभ लेख है, इसके बारे में पेपर में आएगा। ये प्रयागराज स्तंभ लेख जो था, इसका कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। और अकबर इसे इलाहाबाद लेकर आया और इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। समझ गए? अकबर इसे इलाहाबाद लेकर आया और इसे कहां पर स्थापित कराया? इलाहाबाद के किले में, ठीक है। यानी कि प्रयागराज स्तंभ लेख पहले कहां स्थित था? कौशाम्बी में। कहां था? कौशाम्बी भी यूपी का एक जिला है। किसका जिला है? यूपी का। इस कौशाम्बी वाले अभिलेख को अकबर लेकर आया कहां पर? इलाहाबाद, और उसे इलाहाबाद में स्थापित करा दिया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें अशोक का मूल धर्म, ये अशोक का मूल धर्म लेख है। मूल धर्म लेख का मतलब जानते हो? मतलब इसने, अशोक ने इसमें धर्म के बारे में लिखा है कि बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। और बौद्ध धर्म मानने के लिए लोगों को प्रेरित किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है इसमें अशोक ने। समझ गए? तो ये है अभिलेख, और कुछ नहीं। मतलब उसमें धर्म की शिक्षा है, कैसे करके जीवन व्यतीत करना है, पशु बलि को मना किया गया है, ठीक है। दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, यही सारी बातें लिखी गई हैं। तो लिखूं? बोले डाल दिया प्रयागराज स्तंभ लेख। देखो ये कौशाम्बी में स्थित था, ये कौशाम्बी में स्थित था, ये कौशाम्बी में स्थित था। इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद लाया गया और इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद लाया गया और इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया, और इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया, इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। ये अशोक का मूल धर्म लेख है, ये अशोक का मूल धर्म लेख है, अशोक का मूल धर्म लेख है, जो ब्राह्मी लिपि में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि में मिला है। अशोक का मूल धर्म लेख है जो ब्राह्मी लिपि में मिला है। लिख लिया? अगला हेड डालो, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख हेड डालो, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अब देखो ध्यान दोगे इधर, जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है इसके बारे में बता रहा हूं। ये देखो हरियाणा था, हरियाणा का यमुना नगर है, ठीक है। यमुना नगर का एक गांव है जिसका नाम है टोपरा गांव। कौन सा गांव? टोपरा गांव। तो ये वाला अभिलेख जो था वो हरियाणा के यमुना नगर के, कहां पर? हरियाणा के यमुना नगर के, यमुना नगर के टोपरा गांव में स्थित था। कहां पर स्थित था? टोपरा गांव में, टोपरा गांव में स्थित था। अब देखो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया। कहां लेकर आया? दिल्ली लेकर आया, और फिरोज शाह कोटला का किला बना हुआ है दिल्ली में, वहीं पर इसे स्थापित करा दिया गया। तो इसे दिल्ली कौन लेकर आया? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली में ही फिरोज शाह कोटला का किला है। कौन सा? फिरोज शाह कोटला। ये क्रिकेट का भी एक मैदान है और दिल्ली में है। क्यों? फिरोज शाह कोटला का एक किला है, ठीक है। और इस किले में स्थापित करा दिया, स्थापित कराया, स्थापित कराया, ठीक है।
तो पूछा जाएगा तुमसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ स्थित था, तो हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा गांव में। कहाँ था? हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा गांव में स्थित था। इसे कौन लेकर आया दिल्ली, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का जो किला है उस किले में इसे स्थापित करा दिया। फिरोज शाह कोटला के किले में स्थापित कराया। डाल दिया है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और टेस्ट करके लिखो, गूगल में लिखो। ये मूलतः हरियाणा के, ये मूलतः हरियाणा के, ये मूलतः हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा गांव में स्थित था। ये मूलतः हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा गांव में स्थित था। हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा गांव में स्थित था। टोपरा गांव में स्थित था। इसे तुगलक वंश के शासक, इसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाया गया और फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित कराया गया। फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित कराया गया। फिरोज शाह कोटला के किले में स्थापित कराया गया। लिख लिया। अब डालना है रुम्मन देई या रुम्मी देई करके आया, ठीक है, ऐसे करके रुम्मी देई, रुम्मी देई अभिलेख, अभिलेख, ये हेडिंग डालो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुम्मी देई अभिलेख, लिख लिया। अब देखो, अगर पूछा जाए अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक के सभी अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख रुम्मन देई है, रुम्मी देई है, ठीक है। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख है, समझ गए। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और ये पूछा जाएगा तुमसे कहां से मिला है, तो ये नेपाल से मिला है। कहां से मिला है? नेपाल से मिला है। इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है, महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है, मतलब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनका जन्म कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, बीच में उन्होंने जो सफर था जिंदगी का वो कैसे करके किया, ठीक है, वो सारा सब कुछ लिखा हुआ है। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है, महात्मा बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है, समझ गए। तो महात्मा, और इसी में अशोक ने क्या किया था, कर की दर को घटाया था और कर की दर को 1/8 कर दिया था। वैसे 1/3 वसूला जाता था, क्यों, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसी में कर की दर को घटाने की बात है। क्या चीज घटाने की बात है? कर घटाया था। क्या घटाया था? कर घटाया था और कर की दर को कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था। पहले ये 1/3 था, 1/3 वसूला जाता था। 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से किसान रखता था, 1 हिस्सा राजा को देता था। जैसे मान लो 3 कुंटल गेहूं हुए तो 2 कुंटल किसान रखेगा, 1 कुंटल किसे देगा? राजा, राजस्व में जमा करेगा, समझ गए, ये था। अब उसे अशोक ने घटा के और कितना कर दिया? 1/8, यानी कि आप फसल के कितने हिस्से होंगे? 8 हिस्से। यानी कि मान लो 8 कुंटल गेहूं होंगे तो कितने? 7 रख लेगा किसान और 1 कुंटल किसे दे देगा?
राजा को। समझ गए? तो यानी कि टैक्स घटा नहीं घटा, तो कर की दर को घटाने की बात भी मिलती है किसमें? रुम्मीदेही में। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक ने कर की दर को घटाया था, ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो रुम्मीदेही से मिलती है। डालो हेडिंग रुम्मीदेही और डैश करके लिखो। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जो नेपाल से मिला है, जो नेपाल से मिला है, नेपाल से मिला है। इससे महात्मा बुद्ध की जीवनी का पता चलता है, इससे महात्मा बुद्ध की जीवनी का पता चलता है, महात्मा बुद्ध की जीवनी का पता चलता है, महात्मा बुद्ध की जीवनी का पता चलता है, महात्मा बुद्ध की जीवनी का पता चलता है। तथा इसी में अशोक ने कर की दर को घटाकर 1/8 कर दिया था, तथा इसी में अशोक ने कर की दर को घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने कर की दर को घटाकर 1/8 कर दिया था, 8 कर दिया था। अब अगर बात है अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा है। सबसे बड़े अभिलेख की बात कर रहा हूं तो कौन सा है? नोट करके लिखो नई लाइन से, नई लाइन से नोट करके लिखो एक पॉइंट। बोले अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है, 7वां अभिलेख है। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है, 7वां अभिलेख है। ठीक, अब हम बात करते हैं अशोक के थोड़े से शिलालेखों की। ठीक है, शिलालेख कितने थे बताओ? 14 थे। शिलालेख कितने थे? 14। तो शिलालेखों में कुछ शिलालेखों से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। डालो हेडिंग शिलालेख, शिलालेख। और शिलालेख में हम सबसे पहला हेडिंग डलवाएंगे। डालो हेडिंग पहला शिलालेख, हेडिंग डालो शिलालेख और डैश करके पहला शिलालेख। अब देखो जो अशोक का पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में अशोक ने क्या बताया है? ठीक है, अशोक ने क्या लिखा है उसमें? तो पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। किसकी निंदा की है? यानी कि पहले शिलालेख से ही यह पता चलता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में पशुवध पे प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, ये बौद्ध धर्म में आया, उसके बाद इसने क्या किया? पशुवध पे प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन पहले पशु बलि होती थी, पशुवध होता था इसके साम्राज्य में, समझ गए? लेकिन बाद में जब इसका हृदय बदल गया तो इसके पहले शिलालेख में ये बताया गया है कि अशोक ने क्या किया था? पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लिखो डैश करके, पहला शिलालेख हेडिंग डाल दो, डैश करके लिखो। इसमें अशोक के द्वारा पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें अशोक के द्वारा पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिख लिया? अगला हेड डाल दो पांचवा इंपॉर्टेंट है। पांचवे से क्या क्वेश्चन बनता है? देखो पशु बलि की निंदा पूछेगा अशोक ने कौन से शिलालेख में की है? तो पहले में। किसमें की है? पहले में। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां। सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मीदेही। सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मीदेही। ठीक है, अब देखो 5वें में क्या बताया गया है? अशोक ने क्या किया है? भेरी घोष के स्थान पर, लिखना नहीं है, समझ लो पहले ये भेरी घोष क्या है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की धम्म घोष की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? धम्म घोष। अब देखो भेरी घोष क्या है? भेरी घोष का मतलब है युद्ध नीति। क्या है ये?
युद्ध नीति, यानी कि अशोक ने क्या किया, अशोक ने युद्ध नीति को त्याग की बात कही है। और धार्मिक नीति, धर्म का मतलब होता है धर्म, यानी कि धर्म घोष का मतलब होता है धार्मिक नीति। कौन सी नीति, धार्मिक नीति। यानी कि अशोक ने जो 5वां शिलालेख है इसका, उसमें बोला है इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की है। यानी कि इसने कहा है कि युद्ध नीति को त्याग दिया जाए और धार्मिक जीवन व्यतीत किया जाए, यानी कि युद्ध ना लड़ा जाए। समझ गए? तो लिखो, डालो आईडी 5वां शिलालेख और डैश करके लिखो। इसमें अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की है, धम्म घोष की घोषणा की है, धम्म घोष की घोषणा की है, घोषणा की है, धम्म घोष की घोषणा की है। लिख लिया? अब डालो हेडिंग 7वां और 8वां शिलालेख। 7वां और 8वां दोनों एक साथ। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 7वां और 8वां शिलालेख, और 8वां ऐसे करके डाल दो, 7वां और 8वां शिलालेख और डैश करके लिख लो। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है, तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। यानी कि जब अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ तो उसने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की। ठीक है? 7वां और 8वां शिलालेख हेडिंग डालो और डैश करके लिखो। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। डालो 13वां शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ 13वां शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां थी तुम? क्यों? 13वां शिलालेख। यहाँ अशोक खत्म हो गया, देखो अब तो इतनी लेट आई हो। 13वां शिलालेख हेडिंग डाल दो, डाल दिया? आप ध्यान दोगे इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, अगले भी आएगा। देखो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। दो बातें कही गई है। कौन कौन सी? एक तो कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, और साथ में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। अब देखो कलिंग जो है, कलिंग, कलिंग एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कलिंग की राजधानी थी उस समय तोसली। कलिंग एक महाजनपद था, था। और बताते हैं जो कलिंग है, कलिंग का राजा जो था नंदराज था। कौन था? नंदराज था। और ये बात किससे पता चलती है? तो ये बात पता चलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे पता चलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है जो कलिंग का राजा था वो नंदराज था। कौन था? नंदराज। समझ रहे हो? 261 बीसी में, कब? 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 बीसी में अशोक ने किस पे आक्रमण किया? कलिंग पर। किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर। और कलिंग के राजा नंदराज को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? नंदराज को पराजित किया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। अशोक ने कितने लोगों की हत्या की? 1 लाख लोगों की हत्या की अशोक ने। ठीक है? 1 लाख लोगों की हत्या की, और साथ में 1.5 लाख लोग घायल हुए। 1.5 लाख लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? ठीक है? तो बताते हैं इसी समय अशोक जो था किसके संपर्क में था? निग्रोध और उपगुप्त के संपर्क में था। तो वो बौद्ध धर्म के बारे में उसे शिक्षाएं दे रहे थे। इतना भारी रक्तपात देखकर अशोक का हृदय एकदम विचलित हो गया और परिवर्तन आ गया उसके अंदर एक बहुत बड़ा। यानी कि उसने क्या किया? युद्ध नीति को बिल्कुल त्याग दिया। इतना भारी रक्तपात देख के उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और हृदय परिवर्तित होने के बाद अब अशोक एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति बन जाएगा।
यहाँ तक कि अभी मैंने तुम्हें बताया आपको पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगा देगा, पशुवध पर भी प्रतिबंध लगा देगा। बिल्कुल अपने साम्राज्य में पशुओं की बलि नहीं होने देगा, प्रजा का बहुत ध्यान रखेगा, प्रजा की जो समस्याएं होंगी उन्हें सुनेगा, ठीक है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उन्हें आदेश दे देगा कि मेरे यहाँ जो प्रजा है उसे कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसका सरकार की ओर से इलाज होना चाहिए, अनाथ है तो उसके लिए अनाथालय बनाए जाए और उनमें उसे शरण दी जाए। जो मतलब अनाथ बच्चियां हैं उनके विवाह के प्रतिबंध किए इसने, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे कार्य करने लगेगा। इसीलिए लास्ट में इसे क्या करके बुलाया जाएगा, अशोक महान, अशोक महान कह के बुलाया जाएगा, ठीक है। 232 बीसी में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। 232 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। चलो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डाल दी 13वां शिलालेख और लिखो डैश करके, बोले देखो, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन व कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। डालो हेडिंग कलिंग युद्ध, डालो हेडिंग कलिंग युद्ध। हेडिंग डालो कलिंग युद्ध और लिखो डैश करके, बोले देखो, अशोक ने ये युद्ध, अशोक ने ये युद्ध अपने शासन काल के 8वें वर्ष, अशोक ने ये युद्ध अपने शासन काल के 8वें वर्ष, अपने शासन काल के 8वें वर्ष 261 बीसी में लड़ा था। 261 बीसी में लड़ा था। 261 बीसी में लड़ा था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, ये लिखा है तो देख लेना, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक नंदराज था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग का शासक नंदराज था, नंदराज था। इसे अशोक ने पराजित कर दिया। इसे अशोक ने पराजित कर दिया। इसे अशोक ने पराजित कर दिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। 1.5 लाख लोग घायल हो गए। भारी रक्तपात को देखकर, भारी रक्तपात को देखकर, देखो, भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया व इसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया व इसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। युद्ध नीति का त्याग कर दिया। युद्ध नीति का त्याग कर दिया।
ये अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। ये अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। लिख लिया। अब देखो मौर्य वंश का जो शासन होगा, मौर्य वंश का शासन अगर पूछे मौर्य वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो मौर्य वंश ने लगभग मगध पर 137 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक। ठीक है, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। भागवत पुराण में बताया गया, भागवत पुराण के अनुसार बताया गया है कि मगध पर मौर्य वंश के 10 राजाओं ने शासन किया। यानी कि भागवत पुराण में बताया गया मौर्य वंश में 10 राजा हुए। कितने राजा हुए? जबकि वायु पुराण में बताया गया मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 9 राजा हुए थे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। समझ आ रहा है? तो यानी कि मैंने क्या बताया, भागवत पुराण के अनुसार। अगर भागवत पुराण की बात आए तो भागवत पुराण में बताया गया है, भागवत पुराण में लिखा है कि मौर्य वंश में 10 राजाओं ने शासन किया। कितने राजा? 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है। जबकि वायु पुराण में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 9 राजाओं का। कि भाई मगध पे कितने राजाओं ने मौर्य वंश के शासन किया? 9 राजाओं ने। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा अगर पूछे कौन था अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक तो वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा? बृहद्रथ। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि प्रथम शासक कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन होगा? बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन होगा? बृहद्रथ। तो अभी लिखो यही से क्या अंतिम युद्ध माना जाता है। लिखो 232 बीसी में, 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु हो गई। लिख लिया? नई लाइन से लिखो। मगध पर मौर्य वंश के शासकों ने मगध पर मौर्य वंश के शासकों ने लगभग मगध पर मौर्य वंश के शासकों ने लगभग मगध पर मौर्य वंश के शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। 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 भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। 9 राजा हुए। 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सामने लिखा देखो, बृहद्रथ। बा है वो बा में आधारा लगा हुआ है नीचे। बृहद्रथ। अब देखो होगा क्या, जो बृहद्रथ था तो बृहद्रथ तो बृहद्रथ का की हत्या कौन करेगा? तो बृहद्रथ की हत्या करेगा इसका सेनापति था, जिसका नाम था
पुष्यमित्र शुंग, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाल देगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा? मौर्य वंश का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। 185 बीसी में बृहद्रथ के सेनापति 185 बीसी में बृहद्रथ के सेनापति इधर देख के लिख लेना नाम। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इस प्रकार मौर्य वंश का पतन हो गया। इस प्रकार मौर्य वंश का पतन हो गया। 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 ठीक, मौर्य वंश हो गया समाप्त। अगला चैप्टर होगा हमारा गुप्त वंश। क्या होगा? गुप्त वंश। डाल दो अगला चैप्टर, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान दोगे इधर। सबसे पहले ध्यान दोगे तो है ना, सर बुला रहे हैं 5 मिनट के लिए। चलिए ठीक है, पीछे वाले और 10 5 6 जितने भी मिल जाए। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। तो हमने सबसे अब आज स्टार्ट की थी क्लास अशोक के अभिलेख से। कहाँ से स्टार्ट की थी? अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में मिले? जल्दी बताओ। 4 लिपियों में। कितनी लिपियों में मिले? 4 लिपियां। कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी। ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी। अच्छा, तो बताओ जल्दी, जो अशोक के खरोष्टी लिपि के अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से। वो कौन कौन से हैं? एक तो सहबाजगढ़ी है और एक मनसेहरा है। मनसेहरा, ये मनसेहरा होगा। ठीक है, मनसेहरा। ठीक है ना, होगा यहाँ पे। और ये सहबाजगढ़ी होगा। सहबाजगढ़ी और मनसेहरा, समझ गए? ये दोनों पाकिस्तान से मिले हैं। उसके बाद मैंने बताया था, जो ये तो खरोष्टी हो गए। अरमाइक लिपि के कहाँ से मिले थे? अरमाइक लिपि के अफगानिस्तान से मिले थे। कहाँ से मिले थे? अफगानिस्तान से मिले थे। बताया था नहीं बताया था? फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्रयागराज स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख को किसने दिल्ली में स्थापित कराया? अकबर ने। किसने कराया? अकबर ने। और दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ नहीं है, दिल्ली टोपरा करो यहाँ पे, सॉरी टोपरा कर दो। टोपरा, टोपरा गांव से मिला ना ये, तो दिल्ली टोपरा होगा ना। सही कर लो, इसे संशोधन कर लेना बेटा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेकर आया? दिल्ली लेकर आया और फिरोज शाह कोटला के किले में इसे स्थापित कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, सही कर लो उसे। टोटल कितने शिलालेख मिले? कितने अभिलेख? 43। कितने मिले? 43 में से शिलालेख कितने हैं? 14। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, गुहालेख कितने हैं? शिलालेखों में पहले शिलालेख में क्या दिया हुआ है बताओ? पहले शिलालेख में क्या बोला अशोक ने? पशु बलि की निंदा की है। किसकी? पशु बलि नहीं की जाएगी, पशु बलि की निंदा की है पहले शिलालेख में। ठीक है, 5वें में क्या बताया है? भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात कही गई है। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति। भेरी घोष का मतलब क्या होता है? यानी कि युद्ध नीति का त्याग करने की बात कही गई है और धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है 5वें शिलालेख में। समझ रहे हो? फिर 7वां और 8वां जो है इसमें क्या उल्लेख है? तीर्थ यात्रा। इसका उल्लेख है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया 13वें में किसका उल्लेख है? कलिंग युद्ध का, अशोक के हृदय परिवर्तन का।
पेपर में आएगा अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हो गया, तो कलिंग युद्ध के पश्चात। कलिंग युद्ध किससे लड़ा था, नंदराज से। किससे लड़ा था, नंदराज को पराजित किया। 1 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 लाख लोग घायल हुए, समझ गए। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और ये एक बहुत ही अच्छा धार्मिक व्यक्ति बन गया। पशु बलि पे इसने बंद लगा दी, पशु बलि पे प्रतिबंध लगा दिया। साम्राज्य के जनता का बहुत ध्यान रखा, ठीक है। कृषि की करों की दरों को घटा दिया, समझ गए। जनता के साथ न्याय करने लगा, सब अपना सुकून से जीवन व्यतीत करने लगे इसके साम्राज्य में। सब संपन्न हो गई थी जनता, ठीक है। खुश थी जनता बहुत अशोक से, समझ रहे हो। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, नहीं भेजा था। और अपनी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगर पेपर में आ जाए कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किस शासक के समय में हुआ, तो किसके समय में, अशोक के समय में। सबसे अधिक बौद्ध धर्म फैला तो किसके समय में फैला, अशोक के समय में। नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बहुत हर जगह फैल गया था ये बौद्ध धर्म। एक पॉइंट इसमें और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, बोले देखो, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार, सबसे अधिक प्रचार प्रसार, हेलो, सबसे अधिक प्रचार प्रसार अशोक के शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म तिब्बत, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक फैल गया था। तिब्बत, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक फैल गया था। तिब्बत, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक फैल गया था, श्रीलंका तक फैल गया था। तिब्बत, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक फैल गया था, श्रीलंका तक फैल गया था, श्रीलंका तक फैल गया था। ठीक, इतना हो गया। अब तुम डाल दो गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे अब हम। डाल दिया। चलो देखो, ऐसे ही बता रहा हूं, समझो। देखो, जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना पूछे कहां पर हुई थी, तो प्रयागराज के पास में एक स्थान है कौशाम्बी। कौन सा स्थान है, कौशाम्बी। एक जिला है, यूपी का ही जिला है। किसका जिला है, यूपी का। यानी कि प्रयागराज के पड़ोस में कौशाम्बी एक जिला है, ठीक है। तो कौशाम्बी में उदय हुआ था किसका, गुप्त साम्राज्य का। देखो ध्यान दो इधर, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में होगा। 3री शताब्दी, अब ईस्वी आ गई है, ठीक है। 300 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का उदय होगा प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में। कहां पर होगा, कौशाम्बी में, समझ रहे हो। और प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में 3री शताब्दी में उदय होगा। इसका संस्थापक पूछेगा तुमसे कौन था, तो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को। अब श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा, घटोत्कच होगा। कौन होगा, घटोत्कच। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही यहाँ का क्या होगा, सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। क्योंकि ये हूण एक जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी, हूण। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम क्या करेगा, हूणों को पराजित करेगा। किसे पराजित करेगा, हूणों को पराजित करेगा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। समझ रहे हो। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। डाल दिया गुप्त साम्राज्य। चलो लिखो, बोले क्या बोला था मैंने बोला, देखो फिर से समझो। गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में उदय होगा इसका।
300 ईस्वी के लगभग, 300 ईस्वी के मतलब तीसरी शताब्दी में। संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त होगा। कौन होगा? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा? घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक। और घटोत्कच का पुत्र कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या करेगा? एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना करेगा। हूणों को पराजित करेगा। किसे पराजित करेगा? हूणों को पराजित करेगा। हूणों को पराजित करने के पश्चात एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना करेगा। आ जाओ, विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना करेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बस 2 मिनट, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, चले जाओ। पेपर चल रहा है। हाँ, कोई लेकर नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं फोटो खींच के डालूं। ये तुम लोग नहीं आ रहे, तुम लोग पीछे बैठो लो जाके। तुम तीनों लोग पीछे बैठ जा रहे हो। जल्दी बोलो, जल्दी। दूर दूर बैठे हो, जल्दी से ये काफी पीछे चले जाओ। ये लो अनुराग, तुम एक पीछे से खींचो। तो देखो क्या बताया था अभी, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बारे में मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ। तीसरी शताब्दी में उदय होगा इसका। कब होगा? तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय होगा, प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में। संस्थापक श्रीगुप्त होगा। संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त होगा, ठीक है। संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त होगा, ठीक है। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच होगा। कौन होगा? घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा? घटोत्कच होगा। बेटा देखो, 2 मिनट की बात थी, बस कोई दिक्कत नहीं है, हम आप जा सकते हो। कौन जानते हैं? अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, आएंगे बहुत सारे भी आएंगे। अभी तो मैं मेरा क्लास टाइम 2:30 बजे का है ना, 2:30 बजे तक तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तुम डालो हेडिंग, अब जल्दी हेडिंग डालो। गुप्त साम्राज्य डाल दी? देखो देखो, गुप्त साम्राज्य का उदय, गुप्त साम्राज्य का उदय, देखो जल्दी। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। वह इसका संस्थापक, इसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है।
श्रीगुप्त को माना जाता है व इसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है। देख लिया, इसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। फिर उसके अगले वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, इधर लिख रहा हूं घटोत्कच हुआ, घटोत्कच हुआ, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, घटोत्कच हुआ। तथा घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। तथा घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। देख लिया। अब डालो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ये मौर्य मत समझ लेना इसे, ये विक्रमादित्य होगा। कौन होगा? गुप्त वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? गुप्त वंश। तो डालो हेडिंग चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम चैप्टर है ये, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे हम। तीसरी शताब्दी लिखा दिया देखो उसमें। हाँ, याद रखना तीसरी शताब्दी में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संस्थापक श्रीगुप्त हो गया, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठा, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में इतने इतिहास में इतना उल्लेख नहीं मिलता है, घटोत्कच और श्रीगुप्त के बारे में। बस यही है कि भाई घटोत्कच उत्तराधिकारी था और श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, ये बात आता है। बस इतना ही हम पढ़ेंगे किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। डालो हेडिंग चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ये पढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा ये है आज का, ठीक है। क्या चीज? हाँ, टाइम पीरियड बता तो रहा हूँ, तीसरी शताब्दी बताया था। अब इनके जो शासक मेन है उनका टाइम पीरियड बता रहा हूँ तुम्हें। चंद्रगुप्त प्रथम 319 बीसी में, 319 एडी में गद्दी पर बैठेगा, 320 तक रहेगा। 319 से 320 ईस्वी लिखो इसका नाम के अगले, 319 से 320। और ये ईस्वी आ गई है, अब क्या आ गई है? ईस्वी। 319 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चलो अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। साइन किसी के रह गए क्या? रजिस्टर में साइन देखो, जल्दी कर दो, जिन जिन के रह गए साइन रजिस्टर में। अब ध्यान दो, देखो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर मैं कहूं कौन था तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? लिच्छवी के एक राजा थे, लिच्छवी के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। तो लिच्छवी के राजा की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया था, समझ गए। और उस कुमार देवी के नाम पर कुमार देवी प्रकार के इसने सिक्के चलवाए थे, अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलवाए थे। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर अभी मैंने तुम्हें बताया इसने हुरों को पराजित किया, हुरों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर पूछे, देखो विक्रमादित्य की इतिहास में उपाधि 14 लोगों ने धारण की। कितने लोगों ने? 14 लोगों ने धारण की। तो उनमें सबसे पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और अगर मैं अंतिम की बात करूं तो अंतिम होगा हेमू। कौन होगा?
हेमू, ठीक है। हेमू हल्दी घाटी का युद्ध लड़ेगा अकबर से। तो अकबर को मतलब हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी, तो हुमायूं के बाद सिंहासन खाली हो जाएगा। तो सिंहासन खाली समझ के हेमू अटैक कर देगा, उसका जो सेनापति होगा तारती बेग उसे पराजित कर देगा, हुमायूं के सेनापति को हेमू। और हेमू क्या करेगा, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेगा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। 14वां विक्रमादित्य बनेगा हेमू। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र होगा। क्या होगा? हेमचंद्र, लेकिन हेमू के नाम से प्रसिद्ध है वो इतिहास में, समझ गए। तो यानी कि इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने धारण की? तो 14 लोगों ने। पहला विक्रमादित्य कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम और 14वां कौन होगा? हेमू। कौन होगा? हेमू। पहले इतना लिखो, ठीक है, तभी अगले बताते हैं। बोले देखो, गुप्त डाल दिया, चंद्रगुप्त प्रथम ये लिख लिया। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक व महान सम्राट माना जाता है, वह महान सम्राट माना जाता है, महान सम्राट माना जाता है, महान सम्राट माना जाता है, महान सम्राट माना जाता है। देख लिया, महान सम्राट माना जाता है। उसके बाद लिखो अगले, इसने वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा, इसने वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा, लिच्छवी ऐसे करके, इसने वैशाली के लिच्छवी, देखो लिच्छवी वंश के राजा, लिच्छवी वंश के राजा की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया, लिच्छवी वंश के राजा की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया, कुमार देवी से विवाह किया, कुमार देवी से विवाह किया और कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलवाए, 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 कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलवाए। लिख लिया। अब देखो, ये गुप्त वंश में चांदी के सिक्के प्रचलित करने वाला पहला शासक होगा, प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के, ये चांदी का सिक्का था इसकी पत्नी के नाम पे जो था, और चांदी के सिक्के चलाने वाला ये गुप्त वंश का प्रथम शासक होगा। तो देखो, ये प्रथम शासक था जिसने चांदी नहीं, सॉरी, सोने का सिक्का होगा ये। क्या लिखा? ये प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए। अब देखो ध्यान दो, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। कौन सी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा, ठीक है। तथा इसने, देखो, तथा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, धारण की। लिख लिया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो सोने के सिक्के थे या चांदी की? सोने के सिक्के चलवाए, सोने, सोने क्या उसमें काय के दिखा रहा है?
चांदी में दिखा रहा है। कौन सी बुक है वो? लूसेंट की है? नहीं जी कॉपी एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो बेटा, ये तो ध्यान दो, बात बंद करो। देखो सोने के सिक्के तो चलवाने वाला ये प्रथम शासक था ही था, लेकिन इसने जो अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का चलवाया था, ये सिक्का चांदी का था। कौन सा था? चांदी का था। ठीक है, तो वहां मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ यहीं पे, वहां मत, वो सोने के सिक्के बिल्कुल सही है। ठीक है, सोने के सिक्के चलाने वाला ये पहला शासक था। देखो इसने अपनी पत्नी के नाम से चांदी का सिक्का चलवाया था, ये लिख दो। इसने अपनी पत्नी के नाम से चांदी का सिक्का चलवाया था। भाई गुप्त साम्राज्य में ही सोने चांदी के सिक्के प्रचलित हुए थे सबसे पहले। ठीक है, चांदी का सिक्का चलवाया था। लिख लिया? अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठेगा तो ये गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक गुप्त संवत चलवाएगा। कौन सी संवत चलवाएगा? गुप्त संवत। और ये जो गुप्त संवत होगी ये 319 ईस्वी में चलवाएगा। कब चलवाएगा? 319 ईस्वी में। तो पेपर में आएगा कि मतलब गुप्त संवत कब लागू हुई? तो 319 ईस्वी में। किसने लागू करी? तो किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने लागू की। तो लिखो, इसने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में, इसने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में, गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाई। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाई, गुप्त संवत चलवाई, गुप्त संवत चलवाई। लिख लिया? अगले देखो ध्यान दो, मैंने बताया चंद्रगुप्त प्रथम ने किसे पराजित किया था? हूणों को पराजित किया। किसे पराजित किया? हूण एक जनजाति थी। हूण क्या थी? एक जनजाति थी, खतरनाक लड़ाकू जनजाति थी। ठीक है, गुप्त संवत जैसे कैलेंडर होता है, जैसे ये अंग्रेजी का कैलेंडर आज कितनी तारीख है? 22 है, 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 2025। ऐसे ही गुप्त संवत भी है, शक संवत भी है, विक्रम संवत भी है। भारत में 3 कैलेंडर चलते हैं, एक गुप्त संवत चलता है, एक शक संवत चलता है, एक विक्रम संवत चलता है। क्यों चलते हैं? चलते हैं भाई। शक संवत कनिष्क ने लागू की थी, क्यों? लेकिन हम हिंदू धर्म में जो कैलेंडर चलता है वो शक संवत चलता है। कौन सा चलता है? विक्रम संवत चलता है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर तो शक संवत है। अरे चैत, आषाढ़, वैशाख, ज्येष्ठ, फागुन, ये सब किसके हैं? शक संवत के महीने ही तो हैं। तो यानी कि हिंदू धर्म में जो भी त्योहार वगैरह होते हैं, जितने भी शादियां विवाह वगैरह होते हैं, वो सब शक संवत के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी। समझ गए? शक संवत स्टार्ट होता है 20 फरवरी से और उसे चैत्र मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 20 फरवरी को वो मार्च में स्टार्ट होता है। 21 मार्च से 22 मार्च से होता है। हाँ 22 मार्च से होता है, यही ध्यान है मुझे। 22 मार्च से होता है। ठीक है, और 22 मार्च से स्टार्ट होता है और ये महीना होता है चैत्र मास का। कौन सा होता है? चैत्र मास। और ये पड़ता है मार्च में। किसमें पड़ता है? मार्च में स्टार्ट होता है और खत्म, देखो बात बन गई, खत्म होता है 20 फरवरी को। खत्म कब होता है? 20 फरवरी को। और ये महीना कहलाता है फाल्गुन मास। क्या कहलाता है? फाल्गुन मास। यानी कि अभी जो 20 फरवरी आएगी उस पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 ही महीने बचेंगे इसके। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, यही जानकारी है मुझे। तो फिलहाल यही पता है कि भैया ये चैत्र मास में होता है, फाल्गुन मास में। ठीक है, स्टार्ट। और शक संवत जो है वो कनिष्क ने लागू की थी 78 ईस्वी में। कब लागू हुई थी ये? 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में। 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था और कनिष्क ने शकों का उन्मूलन किया था। शक एक जनजाति थी चीन की। ठीक है,
उन शकों को पराजित किया था भारत में कनिष्क ने, और गद्दी पर बैठा था शकों को पराजित करके। तो इसलिए भैया ये उसके उपलक्ष्य में लागू किया इसने, और यही भारत का मतलब हिंदू धर्म में अपनाया जाता है ये कैलेंडर। हालांकि गुप्त संवत भी अपनाया जाता है, विक्रम संवत भी अपनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ इन लोगों के मानने वाले इनके अनुयायी होते हैं वो यही कैलेंडर अपनाते हैं अपना, ठीक है, समझ गए। तो कैलेंडर क्या होता है, पूरे साल का होता है, उसमें डेट वगैरह होती है, सब पूरे 12 महीने का हिसाब किताब दिनों का होता है कैलेंडर में। अच्छा तो मैं क्वेश्चन बता दूं, चलो आज कितनी डेट है? 22/12/2025। ये किस कैलेंडर की डेट है बताओ, कौन बताएगा? 22/12/2025 अंग्रेजी कैलेंडर की डेट है। क्यों नहीं है? अंग्रेजी कैलेंडर की तो डेट है, संपूर्ण विश्व में यही अपनाया जाता है। क्यों? आज 22/12/2025 है, तो तुम कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, कहीं भी पूरे विश्व में चले जाओ, तो आज 22/12/2025 ही है। क्यों? संपूर्ण विश्व में यही कैलेंडर अपनाया जाता है। चलो आसान भाषा में तुमने कह दिया अंग्रेजी कैलेंडर, इसका नाम क्या है वो बताओ? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो पोप जॉन ग्रेगोरियन 13 ने बनाया था, ठीक है, समझ रहे हो। और ये इस कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार। तभी तो देखो सोमवार हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ते हैं हम। कौन सा पढ़ते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ते हैं। तभी तो हम 10,000 साल अगले का दिन, 10,000 साल पिछले का दिन निकाल देते हैं, तो सोमवार को बेस मान के निकालते हैं। किसी ने सोमवार को बेस मान के निकालते हैं, ठीक है। सर दिन सभी एक सेम रहता है, तो टाइम तो अलग अलग रहता है। हाँ टाइम जोन अलग होती है। टाइम भाई क्योंकि वो पोल के हिसाब से है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल सूर्य की किरणों के हिसाब से चलता है। डेट सेम रहती है, डेट नहीं बदलती है, ठीक है, डेट यही होगी। हाँ तो टाइम के हिसाब से जहाँ टाइम, जैसे मान लो अभी यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। 21 होगी नहीं, तो वहाँ पे अब रात के 5 कहाँ, मैं अगर यूएई की बात करूँ संयुक्त अरब अमीरात की, तो वहाँ पे 5.5 घंटे लगभग अगले चलता है, तो अब 4.5 लगभग अगले चलता है, तो वहाँ अब रात हो गई होगी यहाँ। सर इतना टाइम जैसे 5.5 घंटा या 5 घंटा बताया, तो सर इतने में तो डेट चेंज। हाँ तो डेट चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी हिसाब से वहाँ पे डेट की काउंट होगी ना। हम 5 घंटे पीछे, हम 5.5 घंटे पीछे हैं। क्यों है? नहीं है 3:30, 4:30, 5.5 घंटे इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है हमारा जो टाइम है, ठीक है। टाइम जो होता है जीएमटी से 5.5 घंटे पीछे है, 4.5 नहीं 5.5, ठीक है। जीएमटी जो होता है ग्रीनविच टाइम रेखा जो होती है, उससे हम 5.5 घंटे पीछे हैं, समझ रहे? तो बस इतना ही अंतर आएगा वहां से और अपने यहाँ में, ठीक है। अपने यहाँ लेट तारीख होगी 5.5 घंटे, और वहाँ 5.5 घंटे पहले आ जाएगी, ठीक है। इतना होता है, बाकी इस पर तुम दिमाग मत लगाओ, तुम बस इतना याद रखो ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया था, कनिष्क ने लागू किया था 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में। गूगल पे सर्च मार के देख लेना चाहो तो, ठीक है, पूरी जानकारी इसकी है। पहला महीना चैत्र मास होगा, अंतिम महीना फाल्गुन मास होगा। कौन सा होगा? चैत्र मार्च में होगा, और फाल्गुन किस में होगा? फरवरी में। चलो अच्छा अब इतना लिखो पहले। भूलों को उपादित करेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। कौन धारण करेगा? ठीक है, यही। चलो लिखो। लगवाया था, चलवाई थी गुप्त संवत चलवाई, ठीक है, इतना लिखवा लिया था। देखो इसने भूलों को पराजित किया, और सामने लिखा है भूलों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने हूणों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अरे बताने तो जातियां होती है, जैसे अपने यहाँ होती है बहुत सारी जातियां। एक जनजाति थी ये, जैसे अभी तुम चले जाओ असम, मेघालय, ठीक है, उत्तराखंड साइड थारू जनजाति मिलती नहीं मिलती है? मिलती नहीं मिलती? गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति है, नहीं है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड ही तो है।
मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जनजातियों का कल्चर अलग होता है, वेशभूषा अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, इसलिए वो जनजाति में आते हैं। समझ रहे हो? जनजातियों का कल्चर अलग होता है। तुमने देखा हो कोई घास के कपड़े पहने हुए, कोई घास का मुकुट लगाए हुए है, बहुत चेहरे पे मार पेंटिंग्स वगैरह बनाए हुए हैं, हाथों पे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, तो ये सब जनजातियों का काम है। वो अपनी वेशभूषा, अपनी पहचान अलग रखते हैं, उससे उनकी पहचान होती है। समझ रहे हो? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। गोंड। संथाल जनजाति जो तुम्हारी ये कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, ये संथाल जनजाति से है। कौन सी जनजाति है इनकी? संथाल। उड़ीसा से है ये। कहां से है? उड़ीसा से। लेकिन संथाल जनजाति अधिकतर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एमपी में ज्यादा पाई जाती है। तो जनजातियां अलग अलग होती हैं। जैसे थारू देखे तुमने? थारू छोटा कद होता है, चेहरा चपटा, नाक चपटी, तो वो जनजाति है, थारू जनजाति है। यूपी में, यूपी का जो नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है वहां पे पाई जाती है। उत्तराखंड में बहुत पाई जाती है नहीं? हाँ, पूरनपुर में बहुत होंगे, क्योंकि पूरनपुर नेपाल के करीब ही तो है। ये तो बहुत समस्या वाली बात है। चलो लिखो, बोले? हाँ, लिख लिया? क्या लिखा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की लिख लिया। अच्छा, अब देखो चंद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक बनेगा वो समुद्रगुप्त बनेगा। कौन बनेगा? समुद्रगुप्त शासक बनेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद क्या हुआ बेटा? बोलो। हाँ, समुद्रगुप्त डालो। अगला शासक समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त बहुत महान शासक होगा ये गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त जो होगा, देखो समुद्रगुप्त 335 बीसी में गद्दी पर बैठेगा। कब बैठेगा? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। आ जाओ 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा ये, ठीक है। और 375 तक शासक रहेगा। 335 से 375 ईस्वी तक, 375 ईस्वी तक ये समुद्रगुप्त का शासनकाल होगा। ये किसका शासनकाल होगा? समुद्रगुप्त का शासनकाल होगा। समझ रहे हो? अर्पित, तुम बहुत दिन बाद आए आज, कहाँ थे? सर चंद्रगुप्त का क्या एक ही साल का था? हाँ, 319 से 320 इतना मैं बता तो रहा हूँ, इतना कुछ नहीं किया ना उसने। समुद्रगुप्त होगा, ये बहुत लंबे समय तक शासन करेगा। सर टाइम देखो, टाइम कितना हुआ? टाइम 2 मिनट है। 2 मिनट है। चलो फोटो खींच लेंगे तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो गया है, बस क्लास ओवर होने वाली है। आप लोग ध्यान दो इधर। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। देखो डैश करके एक पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूँ। देखो हेडिंग डाल दो समुद्रगुप्त और उसका टाइम पीरियड डाल दो और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी ये था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ये गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। ये गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। गुप्त
गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। अब देखो अनुराग टाइम, 1 मिनट। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, लिख लिया। अब देखो एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ध्यान रखना, ध्यान देखो, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बताया? एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के बारे में अभी हम बात